हेलो एवरीवन, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लो बाय अंजलि। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के बारे में। इस एक्ट को समझने से पहले हम ये देखेंगे कि 1892 से पहले मतलब इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के पास होने से पहले क्या बैकग्राउंड था, क्या सिचुएशन थी, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ ये जानेंगे कि 1892 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल किसके हाथ में था और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का क्या हाल था 1892 के अंदर, और सेंट्रल लेजिस्लेचर और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में क्या चेंजेस हुए थे 1892 में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की पूरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या फिर आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। और आप लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, जहां पर आपको लीगल हिस्ट्री की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का पीडीएफ का लिंक भी दिया हुआ है, जिससे कि आप इस टॉपिक को इजीली पढ़ सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं आज की इस वीडियो को। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के पास होने से पहले 1861 में सेंट्रल लेजिस्लेचर और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से रिलेटेड कुछ चेंजेस हुए थे, जैसा कि हमने इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की वीडियो में देखा था। और 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई थी, जिसने इंडियन नेशनलिस्ट को कॉमन प्लेटफॉर्म दिया था। और ये जो इंडियन नेशनलिस्ट थे, इन्होंने ये कहा था कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा जो भी चेंजेस किए गए हैं वो सफिशेंट नहीं थे, और ये और चेंजेस चाहते थे लेजिस्लेचर से रिलेटेड। तो इन्होंने ब्रिटिश अथॉरिटी से ये डिमांड की कि लेजिस्लेचर से रिलेटेड और चेंजेस किए जाए। चलिए, ये तो हमने जाना कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 से पहले क्या बैकग्राउंड था, क्या हिस्ट्री थी, और ये जो इंडियन नेशनलिस्ट थे ये और चेंजेस की डिमांड कर रहे थे। तो क्या सच में 1892 में इंडियन गवर्नमेंट या फिर एडमिनिस्ट्रेशन या फिर सेंट्रल लेजिस्लेचर और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में कुछ चेंजेस हुए थे या फिर नहीं? चलिए अब जानते हैं कि 1892 में इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल किसके हाथ में था, क्या इसमें कोई चेंजेस हुए थे या फिर नहीं। देखिए, 1892 में इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के हाथ में था, जो कि ब्रिटेन में रहता था और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेट करता था वाइसरॉय की हेल्प से। ये बात तो हमने इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में भी पढ़ी थी। तो मतलब इंडियन गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था वो अभी भी किसके हाथ में था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के हाथ में था। और वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे रेगुलेट कर रहा था? वाइसरॉय की हेल्प से कर रहा था। तो ये चीज़ 1861 में भी थी। तो इसका मतलब ये है कि 1861 और 1892 में इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल जो था वो अभी भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के हाथ में था। तो मतलब यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हुए थे 1892 में। किससे रिलेटेड? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड। चलिए अब ये जानते हैं कि 1892 में एडमिनिस्ट्रेशन का क्या हाल था, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में भी क्या कोई चेंजेस हुए थे 1892 में? तो इसका आंसर है नो। जैसा 1861 में एडमिनिस्ट्रेशन का हाल था वही सेम 1892 में था। मतलब 1861 में वाइसरॉय की 6 एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी और 1892 में भी वाइसरॉय की 6 एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जो कि थे होम, मिलिट्री, लॉ, रेवेन्यू, फाइनेंस और पब्लिक वर्क। और ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो ये मेंबर्स थे, ये इन सभी मेंबर्स को जो था अलग अलग पोर्टफोलियो दिया गया था। मतलब हर एग्जीक्यूटिव काउंसिल को अपना पोर्टफोलियो दिया गया था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 ने ऑर्डिनेंस को इशू करने की पावर को इंट्रोड्यूस किया था, और ऑर्डिनेंस को इशू करने की पावर दी गई थी वाइसरॉय को। मतलब अगर वाइसरॉय को किसी अर्जेंट मैटर पर कोई लॉ बनाना है तो वो क्या कर सकता है? ऑर्डिनेंस को इशू कर सकता है। और ये लॉज जो थे, इन लॉज को कहा जाता था टेम्परेरी लॉज, जो कि 6 महीने तक वैलिड होते थे। मतलब अगर ये लॉ बन जाता है तो ये लॉज जो है वो 6 महीने के लिए ही वैलिड होंगे, वैध होंगे। मीन्स 1892 में किसी भी तरीके के चेंजेस नहीं हुए थे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। जैसा 1861 में था एडमिनिस्ट्रेशन का हाल, वही हाल 1892 में भी था।
चलिए अब ये जानते हैं कि 1892 में क्या सेंट्रल लेजिस्लेचर से रिलेटेड किसी तरीके के चेंजेस हुए थे या फिर नहीं। तो जैसा कि हमने पहले देखा था कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कुछ सजेशन दिए थे ब्रिटिश अथॉरिटी को कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में कुछ चेंजेस किए जाने चाहिए, और उन्होंने किन किन चीज़ों की डिमांड की थी, चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बात तो ये कही थी कि एडिशनल मेंबर्स की जो संख्या है उनको बढ़ा दिया जाना चाहिए, मतलब एडिशनल मेंबर्स के अंदर और मेंबर्स ऐड किए जाने चाहिए। और दूसरी बात ये कही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कि जो एडिशनल मेंबर हैं वो इलेक्ट किए जाने चाहिए सेंट्रल लेजिस्लेचर के द्वारा। मतलब 1861 में हमने ये देखा था कि जो एडिशनल मेंबर्स थे उन्हें वाइस रॉय के द्वारा नॉमिनेट किया जाता था। तो अब यहाँ पर ये बात रखी गई, ये मांग की गई कि उन एडिशनल मेंबर्स को वाइस रॉय के द्वारा नॉमिनेट करने की बजाय सेंट्रल लेजिस्लेचर के द्वारा इलेक्ट किया जाना चाहिए। और थर्ड बात ये थी, थर्ड डिमांड ये थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की कि 1861 में फाइनेंशियल मैटर पर डिस्कशन अलाउड नहीं था, लेकिन अब इंडियन नेशनल कांग्रेस ये चाहते थे कि फाइनेंशियल मैटर पर डिस्कशन करने का अधिकार भी दिया जाना चाहिए। और चौथी बात ये थी कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर शुड बी रिड्यूस, मतलब जो भी मिलिट्री पर जो भी खर्चा है उसको कम कर दिया जाना चाहिए। और पांचवी डिमांड ये थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की कि जो इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम है वो इंडिया के अंदर हेल्ड किया जाना चाहिए जैसा इंग्लैंड में हेल्ड किया जाता है। तो ये 5 डिमांड थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। वो ये चाहते थे कि 1892 के अंदर इन पांचों डिमांड्स को पूरा किया जाए और इन चेंजेस को जो है इसके अंदर किया जाए। इन 5 पॉइंट्स पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा डिमांड इसलिए की गई थी क्योंकि ये पांचों ही पॉइंट्स जो थे वो 1861 के अंदर इंक्लूड नहीं थे। और इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 देयर वर अलाउड 10 to 16 एडिशनल मेंबर। और इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 ने क्या किया, एडिशनल मेंबर की संख्या जो है बढ़ा दी, मतलब एडिशनल मेंबर की संख्या 1892 में 10 से 16 थी, इन विच 6 वर ऑफिशियल एंड 10 वर नॉन ऑफिशियल। इन 10 से 16 एडिशनल मेंबर्स के अंदर 6 मेंबर्स जो थे वो ऑफिशियल मेंबर्स थे और 10 मेंबर्स नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे। इन 10 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में से 5 मेंबर्स नॉमिनेट किए गए थे वाइस रॉय के द्वारा और 4 मेंबर्स नॉमिनेट किए गए थे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटाइल के प्रोविंशियल असेंबली के द्वारा और एक मेंबर नॉमिनेट किया गया था चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा कलकत्ता में। और 6 ऑफिशियल मेंबर्स वाइस रॉय के द्वारा नॉमिनेट किए गए थे। और जैसा कि हमने पहले देखा कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के 5 मेंबर्स वाइस रॉय के द्वारा नॉमिनेट किए गए थे, तो इसका मतलब ये है कि वाइस रॉय के द्वारा ऑफिशियल मेंबर्स में से 6 मेंबर नॉमिनेट किए गए थे और नॉन ऑफिशियल में से 5 मेंबर। अब ये देखते हैं कि ऑफिशियल मेंबर्स की मेजॉरिटी ज़्यादा थी या फिर नॉन ऑफिशियल की। तो मैं आपको बता दूं कि ऑफिशियल मेंबर शैल कॉन्स्टिट्यूट द मेजॉरिटी, मतलब जो ऑफिशियल मेंबर्स थे उनकी मेजॉरिटी ज़्यादा थी नॉन ऑफिशियल मेंबर से, जो कि वाइस रॉय के द्वारा नॉमिनेट किए गए थे। मतलब अब 1892 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा जो 5 डिमांड की गई थी उनमें से एक डिमांड तो पूरी हो चुकी थी, तो इसका मतलब एडिशनल मेंबर्स की संख्या जो थी वो बढ़ चुकी थी, 10 से 16 हो चुकी थी। चलिए अब ये देखते हैं कि क्या अब फाइनेंशियल डिस्कशन अलाउड था। तो देखिए 1892 में जो डिस्कशन था फाइनेंस से रिलेटेड वो अब अलाउड था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1892 में एक डिमांड और पूरी की गई थी। एडिशनल मेंबर्स जो थे अब वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर से क्वेश्चन पूछने के लिए अलाउ कर दिए गए थे। मतलब अब एडिशनल मेंबर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर से क्वेश्चन पूछ सकते थे 1892 में। 1892 में एडिशनल मेंबर्स को फाइनेंस बिल पर वोट करने के लिए, वोट देने के लिए अलाउ नहीं किया गया था। और ये बात कही गई कि जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस हैं उनको अलाउ नहीं किया गया था, मतलब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स से। इंडियन वर नॉट अलाउड इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो इंडियंस थे वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स के अंदर अलाउड नहीं थे। मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर जो मेंबर्स थे 6, उन मेंबर्स के अंदर इंडियंस को इंक्लूड नहीं किया गया था, बट अलाउड इन एडिशनल मेंबर्स। लेकिन वो एडिशनल मेंबर्स बन सकते थे, इंडियंस जो थे वो एडिशनल मेंबर्स बन सकते थे। उसका रीज़न ये था क्योंकि एडिशनल मेंबर्स की संख्या जो थी वो 1892 में वो बढ़ा दी गई थी, इसलिए 1892 में इंडियंस जो थे वो एडिशनल मेंबर बन सकते थे।
यहाँ तक हमने देखा कि 1892 में सेंट्रल लेजिस्लेचर से रिलेटेड बहुत बड़ा चेंज हुआ था। तो अब हम ये देखेंगे कि 1892 में क्या प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से रिलेटेड भी कोई चेंजेस हुए थे या फिर नहीं। 1892 में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के एडिशनल मेंबर की संख्या बढ़ा दी गई थी और ये एडिशनल मेंबर्स यूनिवर्सिटीज़, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनसिपालिटीज़, जमींदार्स और चैम्बर ऑफ कॉमर्स से इलेक्ट किए जाते थे। और 1892 के एक्ट के थ्रू प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन लागू किया गया। ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे ये डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से प्रोविंशियल असेंबली में इकट्ठा हो रहे थे इलेक्ट के लिए। यहाँ पर अगर हम बात करें कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से रिलेटेड 1892 में चेंजेस हुए थे, तो ये एक बहुत ही बड़ा चेंज था 1892 में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से रिलेटेड। आज के इस वीडियो में हमने जाना इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के बारे में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपके डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के